Na+ और Cl- एक स्ट्रक्चर में क्यों साथ है? क्वेश्चन, क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? आंसर इज नो। चार्जेस ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई। तो किस चीज ने इनको साथ रखा है? किस चीज ने साथ रखा? दैट इज अ ऑपोजिट क्वेश्चन। चार्जेस। अपोजिट चार्जेस ने साथ रखा हुआ है। चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं है, चार्ज का तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है। ये क्यों साथ हैं, क्यों चिपके हैं एक दूसरे से, ये क्यों बैठे हैं एक दूसरे के साथ? क्वेश्चन, आंसर इज बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस फील्ड की वजह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो थिंक ऑफ इट लाइक कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट का साउथ पोल है। वो क्यों साथ है? क्योंकि उनकी फील्ड स्ट्रांग है ना, इसलिए चिपके हुए हैं। तो अगर अब हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं, हम इसे तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो हम कोई बॉन्ड तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना, देयर इज नो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। तो इसीलिए आप इसको बॉन्ड ब्रेकिंग इंथैल्पी नहीं कहते या बॉन्ड इंथैल्पी नहीं कहते। आप क्या ब्रेक कर रहे हैं? आप स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हैं। अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से अलग करना है तो जोर लगाना है, मैग्नेट टूटेगा थोड़ी उसमें। यू गाइस अंडरस्टैंड इट? यस सर। नाइस। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले रुकूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि लिखा हुआ क्या है, फिर मैं उसके बाद आपको वो समझाऊँ। क्योंकि अगर मैं बोलता भी साथ साथ रहूंगा ना तो यू विल गेट कंफ्यूज। तो सबसे पहली चीज, एज गैसेस आयंस फ्रॉम द आयोनिक सॉलिड्स, as gaseous ions form ionic solids, energy is released। क्या मतलब है? स्टेप वन, gaseous ions form ionic solids, energy is released। क्या मतलब है? तो आपने कहा कि सोडियम था आपके पास और आपके पास था Cl। तो इनका जो बॉन्ड बना वो क्या बना? बहुत सारे मसले मसाइल से गुजर के बना। तो सबसे पहली चीज, स्टेप वन, सोडियम मेटल है, सॉलिड होता है। आप इसे एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है वेपर्स में। फिर वेपर्स के बाद जब आप इसे एनर्जी मजीद देते हैं तो फिर ये कन्वर्ट होता है कैटाइन में। ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो स्टेप वन में कौन सी एनर्जी यूज हुई है? सॉलिड टू गैस, बताएं। तो ये होगी, बताएं बताएं, चले बताएं। वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, जबरदस्त। गैस टू आयन, ये क्या है? इंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन, जबरदस्त, गुड, नाइस। और फिर अगर हम आते हैं क्लोरीन भाई के पास, तो क्लोरीन भाई क्या करेंगे? तो क्लोरीन एसेंशियली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस ही होता है। तो स्टेप वन में तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? एटम्स में। तो ये क्या होगा? ये एटमाइजेशन। एटमाइजेशन होगा, जबरदस्त। और फिर उसके बाद हम इसको ऑफर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने रिलीज किया है, क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन विल गेन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब ये क्या होगा बताएं? आयोनाइज। इसको वैसे हमें सर आयनाइजेशन भी कह देते हैं, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहना चाहिए था ना हमें, तो आयनाइजेशन कह देते हैं सर, खैर वही एक ही दोनों बात में फर्क क्या है। बेसिकली आयनाइजेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के लिए आयनाइजेशन इनअप्रोप्रिएट है, कर सकते हैं। है? ओके। Acceptance is affinity. Your ओके। love to anything is how affinitive you are. Chlorine is loving electron, so chlorine is affinitive. So essentially आयन ही बनेगा, बस तंग करने के लिए बना हुआ है। Now, Accepting when, is affinity, right? yeah, exactly. So when Na Okay. is plus and Cl is minus, now they combine. This is what the statement says. Gaseous ions, they both are gases, they both are ions. Now they are combining to form a lattice. So they release energy. They release energy. That is very important. And that is why lattice energy is always exothermic. सर एक्सोथर्मिक होगी ना सर? Yeah. जी 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 बिल्कुल, ये लिखने लगा था। ये सर ये आपने Cl2 को पहले एटमाइज क्यों किया? क्योंकि Cl एसेंशियली डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। तो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, हमें हमेशा जब भी हमें फॉर्मेशन आयनाइजेशन वगैरह का डिस्कशन करना है तो एक मोल या एक पार्टिकल के लिए डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए कभी भी नहीं करते। ओके। इसलिए तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, एनर्जी इज रिलीज, दिस एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। बात हो गई गैसेस साइंस से आयनिक सॉलिड। एग्जांपल नंबर वन आपके सामने लिखी हुई है, Ca+2 गैस
2Cl minus gas, they are forming CaCl2. So there is this lattice energy which is negative. ठीक है, अच्छा फिलहाल तो सॉलिड है तो इसलिए हमने प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड है। फिर आयनिक सॉलिड से गैस साइन बन रहा है, उसमें फिर दिस इज नेगेटिव। सो लैटिस सर ये एंथैल्पी is a measure of the strength of the forces between the ions. ये बात आपसे मैं कर सकूँ जी। Any questions? सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या है, ये इसमें क्या है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आप जब किसी भी एटम को स्टेबल करते हैं, किसी भी आयन को स्टेबल करते हैं, किसी भी चीज को स्टेबल करते हैं, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स की है वो फिल हो जाए, तो उस स्टेबलाइजेशन की वजह से उसे एनर्जी रिलीज करनी होती है। क्योंकि इनिशियली अगर सोडियम की हम बात करते हैं या हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो अपनी इंडिपेंडेंट एलिमेंटल स्टेट में या अपनी नेचुरल स्टेट में ये अनस्टेबल है। दुनिया की हर चीज अनस्टेबल है, तो ये भी अनस्टेबल है। लेकिन जब आप इन्हें स्टेबल कर देते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई सोडियम अब खुश है, क्लोरीन भी अब खुश है, आयंस बन चुके हैं, तो दे डोंट नीड ओरिजिनल एक्स्ट्रा एनर्जी जो इनके पास पहले से थी, अब वो एनर्जी रिलीज करेंगे। सो दैट इज वाई हमने कहा कि जब भी हमारे पास लैटिस फॉर्मेशन होता है तो वो नेगेटिव होता तो सर वो ऊपर तो पॉजिटिव है। है। हाँ, ऊपर क्योंकि वो सॉलिड आयनिक सॉलिड बना है ना, अभी लैटिस नहीं बना बेटा, अभी सिर्फ बॉन्ड बना है, यानी कि Ca और Cl साथ आया। अभी CaCl2 ने अपने आप को पूरा स्ट्रक्चरली अलाइन नहीं किया। ओके ओके, सही अलाइनमेंट समझा। सारा का सारा यहाँ हो, ठीक है, गुड हो गया सर, जी। ये आपने जो ये दो इक्वेशन बनाई है वो सिर्फ लेटेस्ट एनर्जी की नहीं है, राइट? जी 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 आपने जो हम आपने जो मुझे एग्जांपल दिया था उसमें आप तो सॉलिड टू गैस बदल रहे थे। जी जी। यहाँ में अब जो अच्छा खासा गैस हुआ है आप उसको सॉलिड क्यों बदल रहे हो? क्योंकि अभी फिलहाल देखिए ना, कैल्शियम मेटल है, मेटल जब क्लोरीन के साथ ये करेगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो CaCl2 सॉलिड होगा, ठीक है। अब आपको जो ओके। अभी अभी आपको जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला है, अब उसका स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा था Na की और Cl की, तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, ये होता है उसका structure। तो अब जब NaCl ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिया, गेन और लॉस हो गया, तो एक साइड पे Na एक पे Cl है, एक साइड पे Na एक पे Cl है, एक साइड पे Na एक पे Cl है, ये इस तरह से अरेंज होगा। तो इस अरेंजमेंट को बनाने में इनको एनर्जी चाहिए होती है, बट जब ये अरेंजमेंट बन जाता है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, देन दे एमिट एनर्जी बिकॉज दे नेवर नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। अब वो इनिशियल एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? वो इनिशियल एनर्जी आ रही होती है जो हम दे रहे होते हैं इन एटम्स को, हम इनको एक्साइट कर रहे होते हैं ना, हम इनको ऑफर कर रहे होते हैं, एनर्जीज दे रहे होते हैं, तो वो जी सर। इनिशियल स्टेप्स में से दे बेसिकली गेन दैट एनर्जीज। तो उस वक्त हमसे एनर्जी मांग रहे होते हैं। जब क्रिस्टल पूरा फाइनल हो जाता है, पूरा शेपिंग हो जाता है, देखो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ये, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि हमने सॉल्ट एनालिसिस कितना डीपर किया है, कितना लेस डीपर किया है। अब मुझे याद करके बताओ, आप सब ने सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का सारा रट्टा लगाया है, लेकिन ओ लेवल्स में एक चीज सिखाता था कि CI हमें, कि हमें क्रिस्टलाइजेशन सिखाओ। याद आया क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है? तो हम कहते थे कि हम एक सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, उसका एक सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद हम उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद हम उसे माइल्ड मॉडरेटली हीट करेंगे, जला नहीं देंगे, कुछ ऐसा याद आता है? जी सर। यस सर। और फिर हम वेट करेंगे, और वो वेटिंग टाइम होगा 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, ऐसा नहीं होगा 5 मिनट में क्रिस्टल आ गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो सॉल्ट बनाया उसमें लेट से आपने सोडियम मेटल लिया था, उसके ऊपर आपने एसिड फेंका HCl, या आपने मैग्नीशियम मेटल लिया था, उसके ऊपर आपने एसिड फेंका सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप बना रहे हो मैग्नीशियम सल्फेट या बना रहे हो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका मतलब ये है, या सोडियम सल्फेट बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, इसका मतलब ये कि जब आप सॉल्ट बना रहे हो इनिशियली, तो इनिशियली आपने जो स्टेप 1 किया जिसमें आपने मेटल्स को मिक्स किया, स्टेप 2 किया, फिल्टर किया, स्टेप 3 किया, आपने उसको हीट किया, इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में अभी आयन एक्सचेंज हुआ है, अभी रिएक्शंस में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, वो पूरा टर्म हुआ है। लेकिन उस लेटिस को बनने में, जिसमें उसने आके अपने आप को मिनिमम एनर्जी पे फाइनलाइज स्ट्रक्चर देना है, वहां पहुंचने में इट विल टेक टाइम। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट विल रिलीज एनर्जी। तो वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम मतलब ऑब्टेन करते हैं अपने फाइनल स्टेप में, इट हैज टू बी अलाउड टू कूल।
क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। दैट इज व्हाट यू गेट थ्रू दिस लैटिस एनर्जी। ये बताएं, ये बात समझ में आई? जी सर। गुड, नाइस। तो वैसे इतनी बहस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब हमें सिर्फ यूज करना, लैटिस एनर्जी नेगेटिव होती है, कहानी खत्म। ये नहीं कि सिर्फ ये बात करनी थी, लेकिन हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे क्या बात करें वो, अब आपको वो सारे स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। पहले आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो क्या है, फिर मैं आपसे बातें। तो अब मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, जितनी भी एनर्जीज आपने पढ़ी हैं, हमेशा इसके लिए पढ़ी है। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंबस्टेड, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैज टू बी प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। याद आ रहा है? एट स्टैंडर्ड कंडीशन। वो सब कुछ हमेशा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस हो। तो बिल्कुल सेम उसी अंडरस्टैंडिंग में हमने डिफाइन किया है 1 मोल ऑफ सॉलिड दैट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आइंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो होगी स्टैंडर्ड लैटिस एनर्जी, जैसे हम बताएं। जी, क्या कहते हैं? सर जी लेटेस्ट सर। जब ब्रेक होगा तब वो गैसेस में नहीं जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली एक ही बात है सर ये बात समझ नहीं आई। बेटा। अब मुझे बताएं, बॉन्ड बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? जो एनर्जी बॉन्ड को चाहिए। बनने में भी और रिलीज करने में भी। जी। यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सकती है, बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह लेटेस्ट एनर्जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में भी जो एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग में भी जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी। तो सर ये अभी फिलहाल फॉर्मेशन है। क्योंकि ये नेगेटिव है। तो लैटिस का बनना, अभी बन रहा है वो, जब वो फाइनल हो जाएगा तो वो रिलीज करेगा एनर्जी। तो दैट इज लैटिस फॉर्मेशन। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? हम जितनी एनर्जी दें जिसमें ये टूट जाए, टूटेगा किसमें? गैसेस आयंस में टूटेगा। लेकिन जब हम देंगे तो वो पॉजिटिव होगी ना। इसकी तो अपनी नेगेटिव है हमेशा, राइट? तो हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम डिफाइन हमेशा ऐसे करते हैं, लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्म। और इसमें भी एक बड़ा कैच है, वो क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी कंबस्शन की इंथैल्पी पॉजिटिव होती है? आंसर इज नो। लेकिन दुनिया का कोई कंबस्शन नहीं होता नेचुरली, हम करवाते हैं तो होता है। पेट्रोल को भी जलाना पड़ता है। तो हम वो माचिस की गिनती तो नहीं कर रहे। इसी तरह से हम वो जो बर्नर ऑन करते हैं, कैंडल लाइट करते हैं, कोई भी खाना बना, तो हम इनिशियल एनर्जी क्यों कैलकुलेट नहीं? उसका रीजन ये होता है कि जो एनर्जी हमने दी होती है उसके बदले में हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो इनपुट होता है वो बहुत ही माइनर होता है। तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए भी हम एनर्जी देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। लेकिन हम उसे स्टिल नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा। बात समझ आई? जी सर। तो सर लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव होती है और जब लेटेस्ट फॉर्म हो जाता है तब वो पॉजिटिव होती है। आप रट्टा मान लें, हमेशा नेगेटिव होती है। तो सर पॉजिटिव कब होती है फिर? कभी भी नहीं होती। ओके। अब यहाँ आ जाए, तो क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिक डिस्कशन, ताकि हम एनालाइज कर सकें हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। NaCl को कंपेयर कर सकें KCl से, KCl को कंपेयर कर सकें CaNO3 से, CaNO3 को कंपेयर कर सकें CaCl2 से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो बहुत सारे डिस्कशन हैं जो हम कर सकते हैं कि भाई लैटिस एंथैल्पी का पता होना क्यों जरूरी है। लैटिस एंथैल्पी का पता होना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपने आयोनिक सॉल्ट्स की नेचर के बारे में बात कर सकें। हम अपने आयोनिक सॉल्ट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके हाइड्रेशन एनर्जीज को कंपेयर कर सकें, इसलिए पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये बातें हो रही हैं, कोई काम की बात नहीं हो रही। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बात में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ, अब आते हैं मजे की बात पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल भी आपको नजर आ जाएंगे। यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन पता होना चाहिए। तो आपसे वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। क्या मतलब है? इस लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है आपके पास कितनी जबरदस्त किस्म की अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस किस के बीच में हो सकती है? कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के बीच में हो सकती है। वेरी सिंपल। पॉजिटिव क्या होंगे भाई? मेटल्स होंगे।
नेगेटिव्स क्या होंगे? यूजुअली नॉन मेटल्स होंगे। उसमें भी अगर हम कोई वर्थ वाइल सब्सटेंसेस की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे? हैलाइड्स होंगे, राइट? और अगर मेटल्स के अंदर भी कोई सही वाले मेटल्स की बात करें तो वो यूजुअली एल्कली मेटल्स होंगे। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया आपको समझाने के लिए, जिसमें हमने वाई एक्सिस पे क्या रखा है? लैटिस एंथैल्पी। आपको नजर आ रहा है सब नेगेटिव है, लेकिन बेटा, मेरा बेटा, जब भी हम केमिस्ट्री में नेगेटिव यूज कर रहे होते हैं ना, उस नेगेटिव की कोई हैसियत नहीं होती। उसका रीजन ये कि वो नेगेटिव सिर्फ ये समझा रहा होता है एनर्जी इज कमिंग आउट, फ्लोइंग आउट। उस वैल्यू का इटसेल्फ नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जस्ट इग्नोर नेगेटिव साइन एंड सी दी ट्रेंड। क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? इंक्रीजिंग एनर्जी है, ठीक है? इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सोथर्मिक। ओके, एंड व्हाई इज इट बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सोथर्मिक फ्रॉम सीजियम टू लिथियम? as the size decreases, charge becomes very strong, charge density बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। लिथियम का चार्ज बहुत कम है लेकिन बहुत छोटे एटम पे है। सीजियम का चार्ज भी कम है लेकिन बहुत बड़े साइज पे है। तो सीजियम का इफेक्ट एज कंपेयर टू लिथियम ना होने के बराबर है। यानी कि लिथियम बेचारा बहुत नन्ना मुन्ना सा है, और उसको काम उतना ही बड़ा करना है जितना बड़ा सीजियम को दे रहे हैं। तो बेसिकली दोनों में किस चीज का फर्क है? साइज का फर्क है। इसका भी चार्ज +1 है, इसका भी चार्ज +1 है, नेचुरली, क्योंकि ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। लेकिन आप नोट करो तो सीजियम को अगर हम कहते हैं ना कि भाई हमें आप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें आराम से, तो सीजियम को कोई टेंशन नहीं है। उसका रीजन ये है कि सीडियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उससे बहुत दूर है, वो आराम से रिलीज कर देगा। उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होगी। लिथियम से अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो उसका तो न्यूक्लियस उसके बहुत करीब है। क्योंकि वो उसके बहुत करीब है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे फिर ये प्रॉब्लम होती है कि वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। तो लिथियम की हमें बड़ी जो है वो मिन्नत से माजिद करनी पड़ती है, तब जाके एनर्जी रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। ये यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। तो चार्ज स्ट्रेंथ कम होती है। अपसाइड अक्रॉस वर्टिकली अब ऊपर जाते हैं फ्रॉम सीजियम टू लिथियम, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको क्या नजर आता है? लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होती है। यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ये बताएं, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो सर हमें लिथियम को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दे। जी, बिल्कुल। इसी तरह से व्हेन वी मूव फ्रॉम हैलाइड्स में हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं, एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होती है। तो दे आर लेस इंटरेस्टेड इन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो फ्लोरीन है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा पावरफुली उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा वो। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, व्हाट हैपेंस अगेन? लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसमें किसका होगा? क्वेश्चन। लिथियम क्लोराइड का होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिथियम का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग है। वीकेस्ट यस, किसका होगा? सीजियम आयोडाइड का होगा। क्यों? राइट। क्योंकि भाई ये बहुत वीक है, लिथियम का दोनों पॉजिटिव दोनों ज्यादा में। कम से कम है और आयोडीन का ये समझ में लेवल आती है ज्यादा है। बात जी सर। सबको? यस सर। कहते हैं हम आगे। तो अगेन ये वो सारी बातें हो रही हैं, तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था। कंपैरेटिव एनालिसिस समझाने के लिए ये सब फजूल काम है, सिर्फ यहाँ देखते हैं। सोडियम का कंपैरिजन करें 3 डिफरेंट हैलाइड से। हमें पहले ही पता था फ्लोरीन के साथ वैल्यू हाई होनी चाहिए, ब्रोमीन के साथ वैल्यू लो होनी चाहिए, राइट? माइनस साइन ओनली शोज व्हाट? ओनली शोज व्हाट? एनर्जी रिलीज्ड। मैथमेटिकली नो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, लैटिस एनर्जी एंड चार्ज ऑन आयंस, इसमें क्या बात बतानी थी मैंने? हाँ, इसमें आपको कंपेयर करके दिखा रहा है कि हमारे पास ना पीरियड 3 के 2 मेंबर्स हैं। ये बात बता रहा है, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और सिर्फ आप पीरियड 3 की जहन में रखेंगे तो सोडियम और मैग्नीशियम की बात। तो सोडियम के पास जो लैटिस एंथैल्पी है वो इतनी है, मैग्नीशियम के पास इतनी है, तो ये इतनी ज्यादा क्यों है?
उसका सिर्फ वो एक रीजन दे रहा है कि भाई सोडियम का चार्ज +1 है, मैग्नीशियम का चार्ज +2 है। तो बेसिकली लैटिस एनर्जी किस बात पे डिपेंडेंट होगी? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, जितना कम चार्ज होगा उतनी कम लैटिस एंथैल्पी होगी। इसका मतलब है मैग्नीशियम के आगे चले जाए, एल्यूमिनियम पे चले जाए, और खतरनाक हद तक लैटिस एंथैल्पी चली जाएगी। यही वजह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है, जिसकी वजह से वो रस्टिंग नहीं करता, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ब्रेक ही नहीं हो सकती नेचुरली। जबकि मैग्नीशियम की बड़े आराम से ब्रेक हो जाती है, सोडियम की बड़े आराम से ब्रेक होता है। ये बताएं, बात समझ में आई? यस सर। हम्म। तो जहां पे भी आप में से किसी का भी दिल करे मुझे रोकने का, आप रोक सकते हैं। तो आई थिंक ये तो कर ही लेंगे आप, है ना? जी सर। कर लेंगे ना, पक्की सर बात ये है। इक्वेशन कैसे बनेगी? बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन मुझे बनाने नहीं आती। अच्छा चलें, आप में से कोई बनाए क्वेश्चन, बना के ग्रुप पे भेज दें। 2 मिनट आगे। 1 मिनट हो गया। डेढ़ मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए। और 2 मिनट में 90% हो चुका है, 95% हो गया। यार अब तक तो भेज देनी चाहिए, इक्वेशन की बात हो। भेज दी, भेज दी, भेज दी, भेज दी, भेज दी, भेज दी। इसमें स्टेट सिंबल्स कहाँ है शायद? सर जो जो आयन है उसके गैस है और MgCl2 सॉलिड है। तो लिखा क्यों नहीं उसने? दो एक नंबर भी नहीं होगा, मैं बताऊं। तो आप इतना वो कर लेते हैं कि 2 मिनट बचा है इसलिए जल्दी जल्दी में बोल। मैं तंग कर रहा था ये। चले नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बनाया आपने। और इस पर आपने जो मुझे भेजा था उसके ऊपर, ये क्या था? मतलब व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर वाज, यू ओपन इट एंड देन यू ओपन इट एंड देन इट इज लॉस्ट? ये वाली पिक्चर भी भेजते हैं? ये कैसे भेजते हैं? वाह यार, नाइस। ये कैसे भेजते हैं, मुझे ये सिखाना तुम लोग। I want to send a picture and the substance has to be opened once and then it is a kind of self-destructing सर ये वन टाइम पे आ जाता है ना वहीं से। Mg2 plus, which should be what? Gas. गैस। Zabardast. 2Cl negative, which should be again gas. And we can have MgCl2. ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा इस बार? जी सर। कौन नहीं है क्लास में? जैनब है? जैनब नहीं है। जैनब क्यों नहीं है क्लास में? अभी उससे पूछता है, अभी तो थी वो क्लास में। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। और रोजा कैसा रहा आप लोगों का? पूरा दिन सोते रहे? जी सर। नहीं सर, जोहर तक सो रहा था। कॉलेज गए थे, कॉलेज में जाके सो रहे थे? नहीं सर, कॉलेज भी नहीं गया। कॉलेज भी नहीं गए, तब भी सोए भी नहीं? क्यों? जोहर तक सोया था बस। यार यानी कि 1 बजे तक सोए थे। जी सर। और मैं तो लेकिन अगले हफ्ते से पूरा याद है कि पूरे दिन सोऊंगा। मैं तो भाई जो है वो, पहले मैंने जो है वो शहरी के बाद सोचा कि मैं सो जाऊं। फिर मैंने कहा अगर मैं शहरी के बाद सो गया ना, तो फिर मैं कम से कम 7 बजे तक तो स्कूल नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं,
मिस्टर दानिया, आप कुछ भी करें जागते रहे। तो फिर मैं जागता आप था। कॉलेज गए थे? क्या कहना है? आप कॉलेज भी गए थे आज? जी भाई, कॉलेज मेरा थर्सडे तक जाना है मुझे। हाँ। सर हमारा तो मतलब किसी किसी का सिलेबस खत्म हो गया है, वो नहीं बुला रहे। हाँ। जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है वो बुला रहे। मुझे मुझे खुद को नहीं पता कि कॉलेज खुला है कि बंद। नहीं, ऐसा ही चल रहा है हर जगह पे, लेकिन ऑफिशियली कॉलेज में वो है कि हम लोग थर्सडे तक जो है, थर्सडे को बेसिकली लास्ट है, उसके बाद इनको हमने दी हुई है प्रिपरेटरी लीव, फिर इनके मॉक्स हैं। तो टीचर्स आर सपोज टू एंड द सिलेबस बाय थर्सडे। हाँ। लेकिन हमारे मेरा बायोलॉजी के सर तो बीमार पड़ गए और वो बोल रहे हैं ईद के बाद मैं सिलेबस खत्म करवाऊंगा। सर उमर, नहीं, दूसरे सर जावेद। ईद के बाद वो छेड़ रहे होंगे। ये हर रात पी सकते हैं? हर रात तो नहीं हो सकती, ऑल्टरनेटिव हो सकता है। डिस्क्राइब हाउ एंड एक्सप्लेन व्हाई द लैटिस एंथैल्पी। ये तो मैंने मेरा ख्याल है आपको बता दिया, तो इसकी तो टेंशन नहीं है। हम चलते हैं आगे। ओके, बॉर्न हेबर साइकिल, या तो हेस साइकिल का दूसरा छोटा भाई बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर सर पहले साइकिल। हेड साइकिल भी पढ़ा थे। क्या कह रहे हैं? हेड साइकिल भी एक दफा बता दे। जी जी, आ जाएगा, वो भी फिक्र नहीं करें। बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली डील करता है क्रिस्टल लैटिस को। हेस साइकिल जो आप बनाते थे पहले, उसमें आपको याद होगा कि कुछ चीजें होती थी कंबस्शन से रेलेवेंट हो गया है ना, कुछ चीजें होती थी कि आपने ये प्रोडक्ट बना दिया तो उसके इनडायरेक्ट स्टेप बता दो, डायरेक्ट बता दो, तो ये यहाँ से आया होगा, तो ये हो रहा होगा, और ये उसके बाद जो है यूं जा रहा होगा, ऑक्सीजन से मिल रहा होगा, ये हरकतें ना। तो इसमें कोई भी सर आयोनिक उसमें सब्सटेंस बस नहीं, इसमें कोई मुझे जो भी। याद है वो क्लॉकवाइज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज ही याद है बस। हाँ, कंबस्शन के लिए तो कह सकते हैं, सिर्फ हाइड्रेशन में फंसेंगे, बाकी तो कह सकते हैं। लेकिन खैर एनीवेज, तो उसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि वो साइकिल और ये वाला जो साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि दिस इज नाउ वैलिड फॉर आयोनिक सब्सटेंस, ये था फॉर कोवेलेंट सब्सटेंस। पहली चीज और आखिरी चीज ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई इसमें सच मुश्किल बात नहीं है। ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं, ये इससे ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे हमें यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास बॉन्ड हेबर साइकिल में क्या होता है, हमें ढूंढना होता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में है। तो मेटल एलिमेंट और नॉन मेटल एलिमेंट क्यों सेलेक्ट किया मैंने, उसका रीजन ये है कि मुझे कुछ पॉजिटिव चाहिए था और कुछ नेगेटिव चाहिए था। ठीक है। फिर मैं इंथैल्पी चेंज दूंगा ताकि वो दोनों सब्सटेंसेस जो भी हमारे पास है, मेटल और नॉन मेटल, पहली चीज तो ये कि वो एटमाइज हो जाए, दूसरी चीज तो ये कि वो गैसेस फॉर्म में हो, तीसरी चीज तो ये कि वो फिर आयनिक फॉर्म में भी हो। तो इन तीनों स्टेप में आप जो भी एनर्जी दे रहे होते हैं वो बेसिकली आप ऐसे साइकिल पे इस तरह से शो कर रहे होते हैं, इंक्रीज। फिर जब फाइनल लैटिस बन रहा होता है तो हमेशा डिक्रीज होता है, और हमेशा लैटिस एंथैल्पी ओरिजिनल लेवल से नीचे ही जाके लैंड करती है। और ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है एंथैल्पी और फॉर्मेशन। अब इसकी एक एग्जांपल है। तो ये, तो सबसे पहला हमने, अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, जनरली क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है भाई मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। हमने मेटल को क्या किया, एटमाइज किया। तो हमने बनाया एटमाइजेशन, यानी कि मेटल गैसेस एटम कन्वर्ट हुए। तो आयनाइजेशन, तो हमने सबसे पहले स्टेप में यूज की इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास कोई सॉलिड मेटल था, हमने उसको गैस में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी दी होगी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे स्टेप में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, यानी कि हमने अब उस मेटल को क्या किया, आयनाइज बनते किया। तो अब मैग्नीशियम, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 2 का मेंबर है, तो पहले आप इसको क्या कहते हैं +2 में लेके जाएंगे, तो वो इंथैल्पी चेंज होगी, आयनाइजेशन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो वो यहाँ आ जाए। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास नॉन मेटल गैसेस एटम है। नॉन मेटल गैसेस एटम अगर हमारे पास डायटोमिक है, जो कि होगा ऑब्वियसली हर वक्त ही होगा, तो पहले उसको लेके जाएंगे हम एटॉमिक फॉर्म, जिसमें क्लोरीन हो सकता है, जिसमें ब्रोमीन हो सकता है, जिसमें फ्लोरीन हो सकता है, जिसमें ऑक्सीजन हो सकता है, हमेशा। उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये देखिए मैंने शो किया हुआ है शायद ईए से। आप मुझे कहते हैं आयनाइजेशन से, मैंने ईए से शो किया हुआ है, एंड यू कैन राइट आयनाइजेशन, कोई मसला नहीं है। लेकिन दिस इज ओके। एफिनिटी, ये जहन में रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन energy change that occurs when a substance gains an electron.
तो उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी मैं नहीं कहता, मैं उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता हूँ। उसके बाद फिर देयर इज लैटिस फॉर्मेशन। तो अब ये प्रोसेस आपके सामने काफी दफा आएगा डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे सर ये पहले स्टेप्स रट लूं? ये स्टेप्स याद करना है। वैसे अगर आप ये रट ना भी करें, नहीं ये याद ना भी करें कोई मसला नहीं है, ये आपको आइडिया हो गया, तो अब आप जब भी कोई सब्सटेंस उठाएंगे आप इसी स्टेप से फॉलो करते हुए खुद नेचुरली जाएंगे। यानी कि ये तो बहुत आसान है, ऐसे साइकिल में तो फिर भी कंफ्यूजन होता था, ये तो जनरल भी बहुत आसान है। आपको ये बात समझ में आ गई है ना कि सॉलिड से गैस, गैस से आयन, आयन से फिर इलेक्ट्रॉन गेन, फिर लैटिस। तो नेचुरली सारे बच्चे सही बनाते हैं, ऐसे कोई गलत नहीं बना। मैंने नहीं जी देखा सर। है अभी तक कोई नया बच्चा आ जाए वो बोले नहीं मैं तो गलत करके दिखाऊंगा, ये गलत बात है। लेकिन जनरली बच्चे अच्छे बनाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिस्कशन हो रहा है, जो मैं ये बात बता रहा था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वी मूव फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड 3, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर्स में मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पीरियड 3 अगर आपके पास कंसिडरेशन में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियोडिक टेबल हमेशा इंक्रीज होती है। फॉस्फोरस की एक्सेप्शन होती है। क्यों एक्सेप्शन होती है? उसका रीजन होता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो वो हम फिर बाद में कभी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, अभी उसको आप एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करें। अगेन याद नहीं करनी, गिवन होती है एग्जाम में, ट्रेंड बस पता होना चाहिए। सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती थी, तो हमेशा ये याद रखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, सब्सिक्वेंट सेकंड है या टेंथ है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये ध्यान में रखें, कभी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं हो सकता जो सेकंड हो या थर्ड हो और वो नेगेटिव हो, हो ही नहीं सकता, आप गलत करें। तो ये जहन में रखना, सर ये एफिनिटी हमेशा फर्स्ट नेगेटिव होगी, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड्स हमेशा पॉजिटिव होगी। जी बेटा। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मतलब? सेकंड वाली पॉजिटिव होगी, थर्ड वाली पॉजिटिव? जी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब्सटेंस है क्लोरीन, आप उसे इलेक्ट्रॉन देते हो, वो स्टेबल हो जाता है। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये नेगेटिव है। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इस आयन को जो खुद से स्टेबल था अपने पास से बोलूं कि नहीं तुमने एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये चाहता नहीं था ये बनाना। तो अब क्योंकि मैं इसे फोर्स कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात हो रही अच्छा अच्छा, ठीक है। है। ओके, देन व्हाट एल्स? तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व एग्जाम्पल है, जिसमें हमसे वो कहता है कि भाई एक बनाओ इसका जो है ना वो पूरा लैटिस एनर्जी कैलकुलेट। तो वो बॉर्न हेबर साइकिल हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें गिवन है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, फिर हमें गिवन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फिर हमें गिवन है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, फिर हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, फिर हमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। तो अब हम इसका चार्ट कैसे बनाएंगे? इसका चार्ट बनाने के लिए हम इन वैल्यूज को थोड़ा सा देख के यहाँ, तो देखिए सबसे पहले हमने शुरू किया Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 विच इज गैस। तो सबसे पहले हमने यूज किए एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये 108 किलो जूल पर। तो हमने ये यहाँ पे 108 किलो जूल पर मोल हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर सॉलिड टू गैस पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एटमाइजेशन के बाद अब आयनाइजेशन, गैस टू आयनाइजेशन। ठीक है, अभी हमने क्लोरीन को कुछ भी नहीं किया, और क्लोरीन यहाँ पे कोई डायटोमिक फॉर्म में हमने लिया हुआ भी नहीं है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में लिया हुआ, तो हमें पोटेंशियल। अब स्टेप बाय स्टेप ये सारी वैल्यूज हम इन एरोस के ऊपर लिखते जाएंगे, जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पे लिखते जाएंगे, और फाइनली हमें जो डिफरेंस चाहिए वो ये भी गिवन है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकें। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। मैं जरा इसकी ये जो चार्ट है ये नीचे कंप्लीट करना चाहूँगा आपके साथ। ठीक है, अब आते हैं आप। तो सबसे पहले हमारे पास है एटमाइजेशन, वो है 108, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम दैट इज 500, देन एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, तो उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन चाहिए हमें, वो है हमारे पास
244, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, -364। उसके बाद फिर कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ये रही, यहाँ पे लिखेंगे, तो दैट इज -411। तो हाउ डू वी कैलकुलेट लैटिस एनर्जी? तो हम ये सब ऐड करेंगे और इन दोनों को भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। फिर इन टोटल सम का जो डिफरेंस होगा, यानी कि टोटल सम इन तीनों का और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये बताएं, ये बात समझ में? दिस इज हाउ इजी इट इज। तो सर हमें कैसे पता चलेगा मतलब किस वैल्यू करना है और किसको माइनस करना है? वो तो गिवन है ना ऊपर वैल्यूज। सर वैल्यूज तो गिवन है, जैसे कि अभी आपने बोला ना कि जो तीन वैल्यूज हैं 500, 108 और 244 को हमने ऐड करना है और बाकी सबने को हमने माइनस करना है उन दोनों के सम से। हम तो ये कैसे बात पे चलेगा हम चलेगी? हम इस साइड पे हमने एनर्जी दी है और इसने हमें ये एनर्जीज ऑफर की हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो जिसने हमें ऑफर किए हैं, जिसने रिलीज किया है, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से जो हमने ऐड किया। तो आप ये समझ लें, दिस तो इज एनर्जी, दैट्स आउटपुट एनर्जी। इनका जो डिफरेंस है दैट वुड बी यूज्ड टू फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, आगे सुनिए। ओके ओके ओके। तो अब आई थिंक इसकी कैलकुलेशन, हाँ वो मैंने की हुई है। दूसरा पोटेशियम क्लोराइड आपके लिए छोड़ा हुआ है मैंने, वो मैंने यहाँ बनाया हुआ, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा ये हुआ है। सवाल होता है जिसमें हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ हो रहा होता है। जी जी, उसमें उसमें ये हो रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वन अपॉन, तो वो यहाँ पे 2F ले हुआ होगा उसने किसी ने, तो 2K लिया हुआ होगा किसी ने, तो इसलिए हम कर रहे होते हैं 2 से मल्टीप्लाई। या अगर हमारे तो ये पास ग्रुप वन वन, बाई टू भी तो लिखा हुआ है। हाँ यहाँ तो वन, यानी कि बेसिकली वन फ्लोरीन हुआ ना। हाँ तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करने क्योंकि की जरूरत, हाँ राइट? वही बता रहा हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन होता, ठीक है, तो बॉन्ड अब कैसे बनता, बताओ क्वेश्चन। आंसर इज कि पोटेशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड जब बनता तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे तो नहीं बनता, ये तो नहीं हो सकता था, राइट? वो ये होता। क्या ख्याल है? जी सर, सही है। तो अब आपने जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने कैलकुलेट की हुई है, तो पोटेशियम की वो वन तो नहीं होगी, तो टू चाहिए होगी, क्योंकि टू पोटेशियम नीडेड है टू बॉन्ड विथ वन ऑक्सीजन। मतलब एटमाइजेशन हो गया और आयनाइजेशन हो गया, उसको हम 2 इस से पे चेंज मल्टीप्लाई आएगा, करेंगे। इस पे चेंज आएगा जी, इस पे चेंज। ओके। तो वो भी इसमें आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये आ गया कैल्शियम क्लोराइड, इसमें देखें आपको टू भी नजर आ जाएगा। अब देखें कहाँ कहाँ नजर आया, एटमाइजेशन पे नजर आया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे नजर आया, ठीक जी सर। है। ये बताइए, समझ में आ गई बात कि क्यों टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या वजह है? क्योंकि एक क्लोरीन को दो, कैल्शियम को दो क्लोरीन चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा और सर जब एटमाइज हुआ होएगा, लाइक जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों अगर गैस में होएगा तो उसमें एटमाइजेशन का कुछ है ही नहीं, तो इट्स बेसिकली जीरो, राइट? हूँ जी। एग्जैक्टली, यस। ओके। तो अब आई थिंक आपके पास ये सारा कुछ आ गया, राइट? मैंने कुछ सॉल्व भी किया हुआ है आपके लिए, तो यू गाइस कैन गो थ्रू इट, राइट, एंड यू कैन डू दी क्वेश्चंस वट एवर दैट यू, बाय पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद उसका आंसर मौजूद है। तो एक्चुअली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज एवरीथिंग एवरीथिंग यू नो इन दिस स्लाइड। पढ़ लेना, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास, ठीक है? आई एम सेंडिंग दीज, ओके। लेकिन दिस हैज टू बी, यानी कि ये आप फाइल किसी और से शेयर नहीं कर सकते, ये मेरी फाइल और आपकी फाइल है, ये कहीं और जाएगी नहीं, ठीक है? ओके सर। क्योंकि बच्चे फिर जो है ना वो अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। तो सेंड इट, राइट, देख लो उसको, हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।